पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के खिताब से बजट इजलास का आगाज होगा। सदर जमहूरिया सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगी। इस सर्वे में मौजूदा माली साल में मईशत की कारकर्दगी और आइंदा माली साल में इसके समत का खाका इस सर्वे में पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 11 बजे आम बजट लोकसभा में पेश करेंगी। बजट इजलास के पहले 2 दिन वक्फे सिफर और वक्फे सवालात नहीं होगा। पहले दिन ऐवान बाला की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। बजट सेशन 2 मरहलों में होगा। पहला मरहला 31 से 11 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। बजट इजलास के हंगामा खेज होने के आसार हैं। ओपोजिशन पेगासस, महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर मुद्दों पर हुकूमत को घेरने को तैयार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पंजाब में सिक्योरिटी में लापरवाही का मामला भी बजट इजलास के दौरान अहम मुद्दा होगा। तो आपको बता दें कि पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के खिताब से इस बजट इजलास का आगाज होगा। सेंट्रल हॉल में दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया खिताब करेंगे। वहीं आपको बता दें, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगी। इस सर्वे में मौजूदा माली साल में मईशत की कारकर्दगी क्या रही, आइंदा माली साल में इसके समत का खाका भी इस सर्वे में पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण 11 बजे आम बजट लोकसभा में पेश करेंगी। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजट इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। रवि, तफसीलात बताएं। बिल्कुल, देखिए 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उससे पहले ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 10 बजे प्रधानमंत्री इस मसले को लेकर बोलेंगे। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अगर आप बजट सत्र की बात करें तो उसके जब उनका अभिभाषण खत्म होगा तो आधे घंटे के बाद फिर दोनों सत्र होंगे। क्योंकि कोविड का मामला है तो ऐसे में इस बार जो सत्र है, सत्र में कई बदलाव किए गए हैं। 2 फरवरी से जो बजट का सत्र होगा उसमें जो सीटिंग होगी 2 तरह की सीटिंग कर दी गई है। फर्स्ट हाफ में राज्यसभा के लिए मेंबर बैठेंगे और सेकेंड हाफ में लोकसभा के मेंबर बैठेंगे। आज की अगर बात करें तो जो बजट का अभिभाषण होता है वो सेंट्रल हॉल में होता है, लेकिन चूंकि कोविड को नॉर्म है तो ऐसे में जो बैठने की व्यवस्था है वो लोकसभा और राज्यसभा गैलरी में भी बैठने की व्यवस्था सांसद उनके लिए की गई है। जहाँ तक बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र में जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार की कामकाज को झलकाता है कि क्या और आने वाले दिनों में क्या उनके काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत निगाहें होंगी राष्ट्रपति के अभिभाषण से। उस अभिभाषण से ये तय हो पाएगा कि सरकार आने वाले दिनों में क्या करने वाली है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे बाद आर्थिक सर्वे भी पेश होने वाला है, जिसमें ये पता चलेगा कि आर्थिक सेहत देश की कैसी है। जीडीपी का चूंकि उसमें आकलन पता चल जाता है जब आर्थिक सर्वे आता है। कल 1 तारीख है, कल बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे। लेकिन निगाहें हैं, कई उम्मीदें भी हैं। और दूसरी तरफ सत्र की अगर बात करें तो विपक्ष की अपनी अलग तैयारियां हैं। विपक्ष पेगासस समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। जी बिल्कुल, कई मुद्दे हैं जिनको लेकर ओपोजिशन जो है गवर्नमेंट को घेर सकती है, हंगामा भी हो सकता है। बेहद शुक्रिया रवि आपका। आगे बढ़ते हैं। 5 रियासतों में हो रहे असेंबली इंतखाबात में रैलियों और जलसों के हवाले से इलेक्शन कमीशन आज मीटिंग है। कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल के तनाजुर में कमीशन की ये मीटिंग है जिसमें रैलियों और जलसों पर पाबंदी बरकरार रखी जाए या नहीं, इस पर फैसला मुतवक्का है। वर्चुअल मीटिंग में मुतल्लिका रियासतों के हेल्थ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे। ख्याल रहे कि 22 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी थी। सिर्फ पहले और दूसरे मरहले की तशहीर के लिए कमीशन ने कुछ रियायत दी गई थी। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के दरमियान होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 10 मार्च को होगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, इलेक्शन कमीशन की काफी अहम मीटिंग होगी और जिसमें यह तय होगा कि जो रोड शोज है, रैलियां हैं, उन पर पाबंदी बरकरार रखी जाए या फिर नहीं। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल आज ये करीब 11:30-12 बजे के आसपास चुनाव आयोग में बैठक है और उसमें तय किया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति होगी। क्या जो प्रचार की इन्होंने लिमिट है, जो रैलियों पे पाबंदी लगा रखी है, रोड शोज पे पाबंदी लगा रखी है, उसे हटाई जाए या कुछ और रियायतें बढ़ाई जाए।
क्योंकि जैसे कोरोना का मामले घट रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ रियायत मिले, लेकिन ये कहना ये तो शायद थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि आज यहाँ पे रैलियों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी हटा ली जाए। अगर रैलियों की इजाजत भी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ पाबंदी होगी कि कितनी संख्या में लोग इकट्ठे हों। तो आज जो उम्मीद की जा रही है चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला लेगा और हो सकता है कि चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को जो प्रचार में घर घर तक अपनी बात पहुंचाने में, मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में दिक्कतें आ रही, उस पर कुछ रियायत मिले। जी मुनज़्ज़ा। अशरफ काजी, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या रुख है? क्या वो चाहते हैं कि जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो हटाई जानी चाहिए या कुछ रियायत बढ़ती जानी चाहिए? मुनज़्ज़ा, देखिए जो राजनीतिक दल हैं वो तो यही चाहते हैं कि उनको रियायत दी जाए, क्योंकि वो अभी भी जो मतदाता हैं उन तक सीधे तौर पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि काफी पाबंदियां हैं। सिर्फ डोर टू डोर प्रचार की इजाजत है, उसमें भी सीमित लोगों की ही इजाजत है। तो जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं जैसे पहले प्रचार होता था कोरोना काल से पहले, उस तरह की इनको छूट मिले। लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा है, हालांकि कोरोना के मामले कुछ घटे जरूर हैं, खत्म नहीं हुए, तो इसी वजह से चुनाव आयोग सिर्फ रियायतों में और इजाफा कर सकता है। जी बिल्कुल। अशरफ काज़मी, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कौमी कमीशन बराए खवातीन के 30वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगे। तकरीब शाम 4:30 बजे होगी और वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। प्रोग्राम का उन्वान शी द चेंज मेकर है। प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की हसूलियाबियों और कामयाबियों को उजागर करना है। रियासती कमीशन बराए खवातीन रियासी हुकूमतों में खवातीन और बच्चों की तरक्की का शोबा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के असातिज़ा और तलबा, रजाकार तंजीमें, खवातीन कारोबारी और कारोबारी अंजुमनें इस तकरीब में शिरकत करेंगी। उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा आज मजीद चढ़ने वाला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के वोटरों से आज खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आगरा से रैली में जुड़ेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए वोट 10 फरवरी को डाले जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन की जानिब से आज मुल्की सतह पर यौमी वादा खिलाफी मनाया जा रहा है। यूनियन का इल्जाम है मरकज ने MSP पर अपना वादा पूरा नहीं किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि तकरीबन 1 साल तक चले एहतजाज के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात भी वापस नहीं लिए गए। किसान यूनियन ने मजीद कहा कि लखीमपुर सान्हे के मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद अजय मिश्रा को भी ओहदे से हटाया नहीं गया है, लिहाजा किसान हुकूमत की तरफ से किसानों के साथ वादा खिलाफी की मुखालफत में आज एहतजाज करेंगे। टिकैत ने यह भी वाजे किया है कि किसानों के एहतजाज का 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है। MSP गारंटी कानून देश में बने, हर स्टेट उस पर चिट्ठी लिखे केंद्र सरकार को, उनके स्टेट में MSP से नीचे पे फसलों खरीदना हो, आवारा पशु पे एक पूरा कानून बने जो फसलों को नुकसान करते हैं, बिजली के रेट कम हो। हरियाणा में 15 रुपये है बिजली का रेट, उत्तर प्रदेश में 175 है, तो बहुत अंतर है। ये रेट कम होना चाहिए। पंजाब फ्री है तो पानी किसान को फ्री हो, ये भी एक मुहिम चलेगी। एजुकेशन हो, हेल्थ है, एजुकेशन है, रास्ते हैं, इन पे काम हो। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, किसान एक बार फिर जो है विरोध के मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में विरोध दिवस मना रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ तौर में किसान नाराज मालूम नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से किसानों ने आज जिस तरीके से आह्वान किया है कि आज विश्वासघात दिवस जो मनाया जा रहा है, तमाम जो राज्य हैं वहां से किसान एकजुट होंगे और तकरीबन जिले स्तर पर ये काफी प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जिलों में तकरीबन पूरे देश भर की बात करें तो तकरीबन 5 जिलों में ये प्रदर्शन का प्रभाव देखने को मिलेगा। जो किसान है वो नाराज
हैं और जिस तरीके से जो वादे हुए थे सरकार द्वारा किए गए थे, उन वादों पर कहीं ना कहीं विफलता नजर आ रही है। और किसान चाहते हैं जिस तरीके से जो किसानों पे आपराधिक मामले थे उनको वापस लिया जाए, और जो कब्जे की रकम थी वो जो मिलनी चाहिए थी, एमएसपी का जो वादा था उस पर अभी कहीं ना कहीं मंजूरी नजर नहीं आ रही है। और ये नाराजगी कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप दोबारा ले सकती है। इस तरीके से किसान के बड़े नेता इस तरीके से मंच पर आकर खुला ओपन ये बात कह रहे हैं कि नाराजगी है और दोबारा एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा। तमाम जो किसान नेता हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा जो वादे किए थे पिछले 9 दिसंबर को, उन वादों पर कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में जो विफलता नजर आ रही है उसको लेकर आज एक विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। और तमाम जिले स्तर पर किसान एकजुट होंगे, एक क्या कहते हैं मेमोरेंडम सौंपा जाएगा और अपनी बात सरकार को बताई जाएगी कि आपने जो वादे किए थे उन वादों पे कहीं ना कहीं मंजूरी नहीं हुई है। और उन मंजूरी को कहीं ना कहीं नामंजूर करते हुए किसान आज एक विरोध दिखाते हुए ये एक विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार के कानून पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है और क्या दोबारा किसानों के बीच में और सरकार के बीच में जो समन्वय है वो बन पाता है, दिखने वाली बात होगी। रवि, और क्या ये कहीं ना कहीं एक सिर्फ हुकूमत पर दबाव डालना नहीं बल्कि लोगों को याद भी दिलाना है कि वोट डालने से पहले याद रखें कि क्या कुछ किसानों के मसाइल है वो भूले नहीं। बिल्कुल, देखिए बनता है ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के दौरान जो समाज के हर जाति वर्ग व्यक्ति विशेष का समावेश अब देखेंगे तो चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं किसान भी इस समाज जुड़ा हुआ है और जो नाराज है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आप देखेंगे कि चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो वोटिंग है वो इस आधार पर भी की जाएगी क्योंकि किसान का मुद्दा एक अहम मुद्दा है और चुनावों में ये काफी भुनाया भी जाता है। तो ऐसे में किसान कितने संतुष्ट हैं इसका भी प्रभाव पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को संतुष्ट किया जाए, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए, अन्यथा इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल रवि, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। मुल्क में 2,09,918 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए हैं। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 959 अफराद की कोरोना वायरस से मौत हुई है। तीसरी लहर में एक दिन में ये दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें सबसे ज्यादा अमवात 2,62,628 अफराद जो है सेहतियाब भी हो गए हैं। कोविड के हवाले से आपको मुल्क भर में क्या कुछ सूरत हाल है बता रहे हैं। लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुल्क में 2,09,918 अफराद कोविड मुस्बत पाए गए हैं। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। 24 घंटों में 959 अफराद की वायरस से मौत हुई है। तीसरी लहर में एक दिन में दर्ज की गई है सबसे ज्यादा अमवात 2,62,628 अफराद शफायाब भी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, कानपुर के बाबूपुरवा थाने में दर्दनाक हादसा पेश आया है। देर रात एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कई जख्मी लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वहीं हादसे पर सदर जमहूरिया ने दुख का इजहार किया है। आपको बता दें, कानपुर के बाबूपुरवा थाने में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। देर रात एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके बाद बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कई जख्मी लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वहीं इस हादसे पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने दुख का इजहार किया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या कुछ हालत बस और ट्रक की हो गई है।
आपको बता दें देर रात ये हादसा पेश आया है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बेकाबू बस ने रास्ते पर खड़े लोगों को कुचल दिया। कई अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से कुछ लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और इस हादसे पर आपको बता दें सदर जमहूरिया ने दुख का इजहार किया है। बाबूपुरवा थाने का ये पूरा मामला है। हमारे नुमाइंदे संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले तो ये बताएं जख्मियों की इस वक्त जो हालत है उसके बारे में डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? देखिए मुझे जिस तरह से ये हादसा पेश आया, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है जख्मी हो गए थे, उन्हें अस्पताल भेजा गया था। उसमें से एक की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है और मौके पर 5 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अस्पताल में 1 की मौत हुई थी। तो जिस तरह से ये हादसा पेश आया तो कहीं न कहीं बस ड्राइवर पर पूरा जो है इसका मतलब बताया जा रहा है कि आरोप है कि वो या तो वो नशे में था या तो बस में कुछ गड़बड़ी थी। अभी ये जांच का विषय है कि हादसा किस वजह से हुआ। और सड़क के किनारे खड़े लोगों को रौंदते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है जाकर इस ट्रक को टकरा देगी। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी दुख का इजहार किया है। संदीप जी, मतलब बिल्कुल जिस तरह से राष्ट्रपति ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर दुख जताया है और यहाँ पर हालचाल लिया है इस मामले को लेकर के। और अभी जो घायल हैं उनकी जो देखरेख के लिए अभी जिला प्रशासन, जिला इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है, लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि जिस तरह से रात में ही वहाँ यहाँ पर जो डीएम है नेहा शर्मा, वो रात में ही वहाँ घायलों को देखने के लिए पहुंची थी और मौके पर पहुंची थी। तो जिस तरह से ये मामला एक बड़ा मामला हो गया है। रात में अफरा तफरी का माहौल रहा। जो लोग वहाँ आस-पास रहते थे उनको दरअसल जो है बस में कुचल दिया और इसमें से 3 नौजवानों की भी मौत हुई है। जी संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बजट इजलास से कब्ल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट किया है। लिखते हैं, मुल्क की रहनुमाई करता है सदर जमहूरिया का खिताब। मुस्तकबिल की पॉलिसियों फैसलों की अक्कासी करता है सदर का खिताब। कोविड के बाद पूरी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। हम एक बार फिर ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। सदर का खिताब हम वतनों को नई समत देगा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया है। रियासत के इक़्तिदार पर दोबारा कब्जा करने के लिए एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली है। इस बार समाजवादी पार्टी इत्तेहाद से अखिलेश यादव न सिर्फ वज़ीर-ए-आला का चेहरा होंगे बल्कि वो इंतखाबी मैदान में भी उतरेंगे। अखिलेश यादव एसपी के टिकट पर मैनपुरी जिले की करहल असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव करहल सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब अखिलेश यादव असेंबली इलेक्शन के लिए मैदान में उतर रहे हैं। वाज़ेह इस वक्त अखिलेश आजमगढ़ से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट है। शुमाली हिंद में सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे की वजह से लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। वहीं कोहरे की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी हल्की पड़ गई है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब समेत कई इलाकों में ठंड की वजह से दर्जे हरारत काफी कम है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठंड और कोहरे का असर ट्रेन खदमात पर भी पड़ा है। आज तो भैया देखो कितनी जबरदस्त कम हो रही है ठंड। आज देख रहे बैठे हुए दुकान छोड़ के बैठे हैं, क्या करें। आम धंधे तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन ये ठंड तो मजे के साथ है। आज सब जा रहे होते हैं सर, आज तो कुछ ज़्यादा ही है। ये तो कोई लगभग मेरे ख्याल से ऐसा होगा सर कि लंबे समय में ऐसी ठंड हमने पहली बार देखी। कोहरा भी बहुत है सर, बस टेम्परेचर भी बहुत डाउन ही चलेगा। बहुत ठंड हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लाइटें जला जला कर आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी, बसें में भी खाली आ रही है। बसें सारी अपने ना सवारी बैठ रही ना कुछ, खाली बसें आ रही है। आज काफ़ी सालों के बाद ये इतनी ठंड देखने को मिल रही है
इतना कोहरा है कि पास का आदमी चमक नहीं रहा है इसमें। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी ठंड थोड़ी कम आए, मतलब धीरे धीरे कम हो जाए, जो आदमी को सुकून मिले। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।